जी, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था ये सारी टर्मिनोलॉजी। आई होप कि समझ आ गई हो, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रही थी यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन, ये देखें मैंने जनरल रिएक्शन डाला हुआ है जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट है और ये मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है। और ये भी बताना चाह रही हूँ कि प्रोडक्ट जो है ना वो हमेशा स्टेबल नहीं होता। ये देखें नीचे वाले में, यही प्रोडक्ट दोबारा डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट बना देते हैं। ये इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल है। बट समटाइम वो नेक्स्ट फर्दर भी आगे रिएक्ट करता है और मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं आपको लेट्स सपोज करवा देती हूँ कि रिएक्टेंट आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए और बी था। ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, प्रोडक्ट आप यहाँ तो एक बन रहा है ना, वो आपको ऐसे ही बता रहे हैं। तो कहते हैं लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है वो है सी प्लस डी। अब आपको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है ना वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बेसिकली कहता है 1864 में सी एम जो है गोल्डबर्ग ने कहता है कि इसने एक बंदे ने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, कहता है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी जो स्पीड होती है जिसमें रिएक्टर रिएक्ट करते हैं, वो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है। वो कहता है कि बेसिकली कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब ये है ये आपके जो रिएक्टर रिएक्ट कर रहे हैं, आपने उनकी कितनी एक्टिव कंसंट्रेशन ली है जो रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही है। यानी कि लेट्स सपोज कर लें आपने 2 मोलर कोई चीज ली है, लेकिन 2 मोलर की 2 मोलर जो है ना वो आपके रिएक्शन के लिए यूटिलाइज करना पॉसिबल नहीं है। बल्कि वो उसका सिर्फ एक थोड़ा सा मास, वो मास या वो कंसंट्रेशन जिसको वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए, वो आपकी एक्टिव मास कंसंट्रेशन होगी आफ्टर रिएक्टेंट। तो वो यही कह रहा था कि मास ऑफ एक्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का की जो रेट है या की स्पीड है जो, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है। तो इसकी आप लोगों ने 10th क्लास में भी, सेकंड ईयर में भी, हर जगह से फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लोगे। आप लोगों को एक एक्सप्रेशन मिलता है जिसमें आप लोग ए और बी सी डी, एक होता है फॉरवर्ड, हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आप लोग लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ते हो, और लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम कायम नहीं होता। ठीक है। स्टे नहीं करता। ओ इसके बाद वो कहता है कि आप लोगों ने पढ़ा था ए और बी, सी और डी। ठीक है। ए और बी वो रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। तो जब वो रिएक्ट करके, आप लोग ने दो तरह के रिएक्शन पढ़े, मैंने पीछे आपको एक चीज पढ़ाई थी, ये देखें, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है, और प्रोडक्ट जिसमें टूट कर दोबारा वापस चले जाते हैं उसको रिएक्टर बनाने के लिए। एक होता है फॉरवर्ड जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करें और प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जिसमें प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट बना दे उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये एक ही इक्वेशन में दो एरोस के साथ, ऊपर वाला एरो होता है जो फॉरवर्ड रिएक्शन शो करता है जिसकी डायरेक्शन होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और एक नीचे वाला एरो होता है जिसकी डायरेक्शन होती है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, और वो एरो जो है वो रिवर्स रिएक्शन को शो करता है। आप लोगों को ये वाली चीजें मिल जाएंगी। आप लोगों ने सारी इक्वेशन सॉल्व की होगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन को ऊपर नीचे रख के केसी की एक वैल्यू निकाली जाती है, और केसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और ऊपर जो इसके ए बी सी डी लिखा हुआ है वो कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं जो नंबर ऑफ मोल पे भी करता है। इसके केसी के यूनिट होते भी हैं और नहीं भी होते, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रिएक्शन लिया है। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ी जाए तो ये यही है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट दोनों जो बने हैं सी और डी रिएक्शन के अंदर, उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय उन दोनों जो रिएक्टेंट है उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। आगे चलते हैं तो कहता है कि अगर मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे अगर मोल्स को प्लस किया जाए और दोनों साइड के मोल्स बराबर हो जाए तो उस केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। अगर दोनों की तरफ मोल्स बराबर नहीं होंगे तब केसी का कोई यूनिट आएगा। फर्ज लेंथ आपके रिएक्टर, दो रिएक्टर रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप लोगों का इसका मतलब आप बगैर देखे कोई सॉल्व करिए आप कह सकते हो कि केसी का कोई यूनिट होगा। लेकिन अगर आप लोगों को नजर आ रहा है कि दो ही रिएक्टेंट थे और दोनों मिलके दो ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोनों का एक एक मोल था रिएक्टेंट में भी और दोनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी एक एक मोल है, तो दोनों तरफ के मोल्स बराबर हैं, तो तब आप कहोगे कि इसका मतलब है कि दोनों तरफ के मोल बराबर, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही आप कह दोगे कि केसी हैज नो यूनिट। ठीक है। आपको अगर इस
कि इस कैसी की मजीद वो चाहिए डेरिवेशन, तो आप कमेंट करके बता दें, मैं इसकी डेरिवेशन भी आपको करा दूंगी। वरना ये काफ़ी इजी है टॉपिक। इसका मैंने लास्ट एक्सप्रेशन जो कि डिराइव किया गया था लास्ट मैथ सेक्शन आफ्टर गर्लवर्ग की जो थी बेसिकली इक्वेशन, उसने ये डिराइव किया था। अगर मजीद ज़रूरत है तो मैं कर सकती हूँ। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।